सीसीटीवी कैमरे सेंधमारी व वाहन चोरी जैसे अपराधों के खिलाफ अच्छा निवारक हैं। अक्सर अपराधी कैमरे में कैद होते हैं पर उनकी पहचान नहीं हो पाती। कुछ लापता लोगों के मामलों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जहां वे सुरक्षा फुटेज में देखे जाते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। नंबर 20। 47 वर्षीय पामेला बटलर को 14 फरवरी 2009 के बाद से उनके परिवार और दोस्तों ने न तो देखा है और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। पुलिस ने उनके बॉयफ्रेंड होसे रॉड्रिगेज क्रूज को हिरासत में लिया है क्योंकि उन्हें उनकी गुमशुदगी का जिम्मेदार मानती है। उनके शक तब पैदा हुए जब उन्होंने पामेला के घर की सीसीटीवी फुटेज देखी और जो उन्होंने देखा उससे उन्हें तुरंत शक हुआ कि इसमें किसी आपराधिक हरकत का हाथ है। जिस दिन वो गायब हुई उस दिन पामेला को मां थेल्मा और रॉड्रिगेज क्रूज के साथ वैलेंटाइन डिनर करना था, लेकिन वो नहीं पहुंची। एक गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ पर जांच में कोई सुराग नहीं मिला। 2016 में पामेला को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। पता चला रॉड्रिगेज क्रूज एक समय में 2 महिलाओं से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी भी रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। पामेला के घर की सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि रॉड्रिगेज क्रूज वहां आया और 4 दिनों के दौरान कई बार घर के अंदर और बाहर गया। माना जाता है कि इसी दौरान वह सबूतों को ठिकाने लगा रहा था। हालांकि उसका दावा था कि पामेला ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया था और वह सिर्फ अपना सामान लेने के लिए बार बार घर लौट रहा था। रॉड्रिगेज क्रूज को पामेला और अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया और आरोपित किया गया और दोष कबूल करने के बाद उसे 52 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पामेला कभी नहीं मिली, लेकिन अब पुलिस ने उनका मामला बंद कर दिया है। नंबर 19। नेब्रास्का के प्लैट्समाउथ म्यूजियम की सीसीटीवी फुटेज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या निर्जीव वस्तुएं भी प्रेतवादित हो सकती है, क्योंकि कैमरे ने असंभव चीज रिकॉर्ड की। जिस म्यूजियम की बात हो रही है उसका नाम म्यूजियम ऑफ शैडोज है और इसे नैट रेडरमैन, जो एक डेमोनोलॉजिस्ट है, और उनकी पत्नी केट, जो एक स्पिरिचुअल मीडियम है, ने बनाया था। दोनों मिलकर दुनिया भर से प्रेतवादित मानी जाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और उन्हें प्रदर्शित करते हैं और यह म्यूजियम जल्दी ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तक उन्होंने 3000 से अधिक ऐसी वस्तुएं इकट्ठा कर ली थी। इनमें वे गुड़ियाएं शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे खुद ब खुद हिलती है, ओइजा बोर्ड्स और यहाँ तक कि फर्नीचर भी, जिनका संबंध अलौकिक शक्तियों से बताया जाता है। अतीत में मेहमानों ने अनुभव किया है कि दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, वस्तुएं अचानक ऐसे खिसकने लगती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो, और एक बार एक आगंतुक ने बताया कि उसे किसी ऐसी चीज ने खरोच दिया जिसे वो देख नहीं सका। नेट और केट के लिए ये रोजमर्रा के अनुभव है, लेकिन बहुत से लोग इस संग्रहालय से ऐसे बचते हैं जैसे कोई महामारी हो, इस डर से कि कहीं कुछ उनके साथ चिपक ना जाए इससे पहले कि वे इमारत से बाहर निकले। कहा जाता है कि संग्रहालय के अंदर की ऊर्जा डरावनी है और अगर उस सीसीटीवी फुटेज पर विश्वास किया जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। 2018 की एक सुबह जब संग्रहालय अभी भी बंद था, उस समय एक कमरे की रिकॉर्डिंग कर रहे सीसीटीवी कैमरों ने मानो किसी अलौकिक गतिविधि को उसी वक्त कैद कर लिया हो। कमरे में कई चीजें भरी हुई है, जैसे एक ताबूत, एक बच्चे की ऊंची कुर्सी और एक गेंद जो जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर गेंद अचानक हवा में ऊपर उठ जाती है, जैसे किसी आत्मा ने उसे उठा लिया हो, और कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि कोई भूत उसके साथ खेल रहा था। क्या सचमुच ऐसा ही था? यह अब भी अज्ञात है। इसका कोई ठोस कारण नहीं मिला। नंबर 18। अंक्ट वारोंगाई, जिसे स्थानीय लोग रोंगाई कहते हैं, केन्या के काजियाडो काउंटी में है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि वे फरवरी 2026 में वहां हुई अपराधों की एक श्रृंखला की जांच शुरू करें, और उन्होंने संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है। एक फुटेज में कुछ लोगों के एक समूह को सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है जो अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं।
जैसे ही वे उस घर की पहचान कर लेते हैं जिसमें वे घुसना चाहते हैं, वे एक सीढ़ी निकालते हैं जिसे वे घर की बाहरी दीवार के सहारे टिका देते हैं। फिर वे एक एक करके दीवार फांदकर मालिक के आंगन में पहुंचते हैं और घर में घुसने की कोशिश करते हैं। यह एक डरावना वीडियो है जो दिखाता है कि जब इलाके के निवासी गहरी नींद में होते हैं तब वहां क्या हो रहा है। एक वीडियो में एक आदमी नंगे हाथ पैरों से दीवार चढ़ता दिख रहा है। एक बड़ा जर्मन शेफर्ड कुत्ता उसे गुस्से में भौंकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो बिना डरे अपने चोरी के काम में लगा रहता है। एक अन्य वीडियो में चोर ने अपने चेहरे को नाक तक मास्क से ढक रखा है और वह इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता कि वह कैमरे में कैद हो रहा है। क्योंकि इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए संभावना है कि ये चोरी की घटनाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और इनके घिनौने अपराधों की सजा नहीं दी जाती। कुछ घरों पर लगातार 2 रात हमला हुआ, जिससे इलाके के लोग असहज है क्योंकि उन्हें नहीं पता चोर अगली बार कब या कहां आएंगे। आशा की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्धों की पहचान हो सकेगी और अंततः उन्हें पकड़ लिया जाएगा। नंबर 17। 2014 में 23 वर्षीय कियारा सब्स बर्मिंघम अल्बामा में रह रही थी और उन्हें अपनी कार के ब्रेक्स में परेशानी हो रही थी। उसने अपने भाई से कहा कि एक आदमी जिसे वह जानती थी उसकी मदद करने का ऑफर दे रहा है और उसने पूछा कि क्या वह उसे अपने कार्यस्थल तक छोड़ सकता है। कियारा ने पहले बच्चों के बाल काटे थे, इसलिए उस पर भरोसा था। उसके भाई ने सहमति दी और कियारा को 5 पॉइंट्स वेस्ट बूस्ट मोबाइल स्टोर ले गया जहां वो आदमी काम करता था। उस आदमी ने कियारा से कहा था कि वह उसके ब्रेक ठीक करवाने के पैसे देगा, लेकिन फिर मामले ने अजीब मोड़ ले लिया। वह आदमी कुछ देर बात करते हैं, फिर दुकान के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में कियारा पास खड़ी बरगंडी क्राइसलर के पास जाती दिखती है। वो ड्राइवर से कुछ पल बात कर पैसेंजर साइड जाकर कार में बैठ जाती है। कार पीछे हटती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद कियारा तब से लापता है। 2025 में एंसली समुदाय के टेरेस साउथ पर एक संपत्ति की पुलिस ने तलाशी ली थी जब तलाशी वारंट जारी किया गया था, लेकिन बाद में जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कोई नया सबूत नहीं मिला। लॉरेंस डडली, जो फुटेज में कार चलाते हुए दिखाई दिए थे, की पहचान की गई और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। जांचकर्ताओं के पास कीरा की गुमशुदगी में किसी पर आरोप के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और 16 साल बाद भी उसका क्या हुआ पता नहीं है। जो भी व्यक्ति उसके मामले में कोई नई जानकारी रखता है या पुलिस को उसे ढूंढने में मदद कर सकता है, उससे अनुरोध है कि वह बर्मिंघम पुलिस विभाग से 205 पर संपर्क करे, 254 1782 या क्राइम स्टॉपर से 205 254 7777 पर संपर्क करे। नंबर 16। 2026 में लुक जोली ड्यूरोशे को आखिरी बार देखे 15 साल हो जाएंगे, जो उस समय 20 साल का था। उनका परिवार अब भी उम्मीद कर रहा है कि एक दिन उन्हें उनकी गुमशुदगी के जवाब मिलेंगे और उसके मामले को सुलझाने में मदद करने वाली जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा नकद इनाम रखा गया है। लुक क्यूबेक कनाडा के टेमिस्कामिंग से हैं, लेकिन वे नॉर्थ बे ओंटारियो में लापता हुए थे। 4 मार्च 2011 को रात 11:54 बजे वे मेन और वाइल्ड स्ट्रीट्स के कोने पर सेसिल्स बार जा रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि वह बहुत नशे में थे, जबकि अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मना करने का कारण अज्ञात है। इसके बाद उन्हें उस जगह से निकलते हुए देखा गया और पहले वो गलत दिशा में मुड़ गए, फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 दिन बाद भी घर न लौटने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई और जांच शुरू हुई। उसने रात 8:51 बजे पिता को टेक्स्ट किया उस रात और उसके बाद से उसका फोन इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बैंक खाते भी वैसे के वैसे ही है, लेकिन उसका बैंक कार्ड 15 मार्च को शेरब्रुक स्ट्रीट के 500 ब्लॉक में मिला था और उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। इलाके में तलाश हुई पर सफलता नहीं मिली। ल्यूक के परिवार ने सूचना देने पर $50,000 इनाम घोषित किया है। उसका वर्णन किया गया है
कि उसके बाल भूरे हैं, आंखें भी भूरे रंग की है, उसकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है और उस समय उसका वजन 150 पाउंड था। 2011 में उसके ऊपरी दांतों पर ब्रेसेस थे। एक जांचकर्ता ने बताया कि वे ल्यूक की खास बैंगनी बेल्ट ढूंढ रहे हैं जो अब तक नहीं मिली। जो भी ल्यूक के मामले की जानकारी रखता हो वह नॉर्थ बे पुलिस विभाग से 705-4975 नंबर पर संपर्क करे। नंबर 15। नॉर्दर्न आयरलैंड की पुलिस ने जस्ट से अपील की है कि वे 39 वर्षीय नताली गैलाघर को ढूंढने में उनकी मदद करे, जिन्हें 4 मार्च 2026 को सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद से उनके किसी भी प्रियजन ने नहीं देखा है। फुटेज की तस्वीरें अब जनता के लिए उपलब्ध है ताकि कोई नताली को पहचान कर पुलिस को उनकी आखिरी लोकेशन बता सके। ये फुटेज अमेलिया स्ट्रीट, बेलफास्ट सिटी सेंटर में एक कैमरे ने करीब 8:30 बजे रिकॉर्ड की थी। इसमें दिखाया गया है कि नताली कीलन के घर की ओर 2 पुरुषों के साथ जा रही है। ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि उन दोनों पुरुषों का पता लगाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है या नहीं, या फिर वे और नताली एक दूसरे को जानते थे या नहीं। माना जाता है कि उस दिन नताली डेरी से बेलफास्ट जाना चाहती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के बाद उनकी गतिविधियां रहस्य हैं। सूत्रों के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि नताली बेलफास्ट ट्रेन, कोच या दोनों पुरुषों के साथ यात्रा करना चाहती थी और कोई अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला। पुलिस ने अनुरोध किया है कि जिसने भी उस दिन नताली को देखा हो वह आगे आकर उनकी आखिरी गतिविधियों की जानकारी दे। सीसीटीवी फुटेज में नताली ने सफेद शर्ट, काला कोट, काले रंग का निचला परिधान और काले बूट्स पहने हैं। पुलिस ने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ वे नताली की भलाई को लेकर और अधिक चिंतित होते जा रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि जनता से मिलने वाले किसी भी सुराग पर वे पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे ताकि नताली को सुरक्षित उसके परिवार के पास वापस लाया जा सके। अगर आपके पास ऐसी कोई उपयोगी जानकारी है तो आपसे अनुरोध है कि आप आपातकालीन नंबर 101 पर कॉल करें और संदर्भ संख्या 1,20,905-03-26 बताएं। नंबर 14। कोर्टनी लेक ने बचपन सेंट लॉरेंस, न्यूफाउंडलैंड में बिताया और हमेशा अपनी आज़ाद ख्यालियत के लिए जानी जाती थी। वह और जेसन पाइक किशोरावस्था में मिले थे और बाद में उनका एक बेटा भी हुआ। इसके बाद कोर्टनी की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम फिलिप था, फिलिप स्मिथ, और सभी के अनुसार यह एक जहरीला रिश्ता था। उसने उस पर हमला किया, शिकायत पुलिस में हुई और रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन स्मिथ ने नहीं माना। उसने कोर्टनी की फोटो उसके नए बॉयफ्रेंड को भेजी। फिर से पुलिस में शिकायत की गई। कोर्टनी को स्मिथ के खिलाफ पीस बॉन्ड दिया गया जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जैसा है। यह खबर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए स्मिथ को 4 दिन स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में रखा गया। उसने अदालत में आदेश हटवाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। फिर 5 जून 2017 को राटनी से एक ही दिन में 33 अलग अलग बार संपर्क कर आदेश का उल्लंघन किया। इसके बाद जब वह कोर्टनी के परिवार के घर के पास से गाड़ी चलाकर गुजरा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर कोर्टनी के खिलाफ किए गए सभी अपराधों का आरोप लगाया गया और उसे फिर से उससे संपर्क न करने के लिए कहा गया। कोर्टरूम छोड़ने के 4 घंटे बाद कोर्टनी गायब हो गई। वह और उसका नया बॉयफ्रेंड उसके बेटे को तैराकी की क्लास में ले गए, जिसके बाद उसे घर छोड़ दिया गया। एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया और रॉयल न्यूफाउंडलैंड कांस्टेबलरी ने जांच शुरू की। पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज जारी हुई जहां कोर्टनी ने सामान खरीदा, पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। 27 जून को स्मिथ को बार में शराब पीने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि उस पर पाबंदी थी। उसके घर की तलाशी ली गई और कुछ सबूत मिले, लेकिन पुलिस ने खुलासा नहीं किया कि क्या मिला। 30 जून को बताया गया कि कोर्टनी की गुमशुदगी में किसी आपराधिक कृत्य की आशंका है और अब मामला मेजर क्राइम्स यूनिट के पास है। 2 जुलाई को टॉर्बेमैन तालाब में कोर्टनी की एक चीज मिली और स्मिथ ने माना कि उसने गुमशुदगी के दिन उसे गाड़ी में बैठाया था। अगले वर्षों में कई जगहों की तलाशी हुई, लेकिन कोर्टनी नहीं मिली और अब स्मिथ की मृत्यु के बाद शायद वह जानकारी उसके साथ ही चली गई। जो भी व्यक्ति उसके मामले में और जानकारी जोड़ सकता है उसे रॉयल न्यूफाउंडलैंड कांस्टेबलरी से 709, 729,
8000 पर संपर्क करना चाहिए। नंबर 13, कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई लापता व्यक्ति बस अचानक गायब हो गया हो और फिर कभी नहीं दिखा। यही मामला 24 वर्षीय काइल फ्लैशमैन की गुमशुदगी में भी है, जिसे 9 नवंबर 2007 के बाद से किसी ने देखा या सुना नहीं है। हालात तब और बिगड़ गए जब उसके माता पिता ने सोचा कि वो किसी आपराधिक कृत्य का शिकार हुआ और उसके अवशेष उस अपार्टमेंट के नीचे दफन हैं जो उसकी गुमशुदगी के समय बन रहा था। लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया और सिर्फ एक अटकल ही बनी रही। नवंबर 2007 में काइल और उसका परिवार शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना में थे और 9 नवंबर को काइल ने दोस्तों के साथ रात को अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाने का फैसला किया। वे कॉमेडी शो देखकर रात बकहेड सैलून में खत्म की, जहां उसे सुरक्षा कैमरे ने रिकॉर्ड किया। फिर उसे सीसीटीवी में कॉलेज स्ट्रीट पर 6th स्ट्रीट की ओर फ्यूल पिज्जा रेस्टोरेंट के पास जाते देखा गया। ये आखिरी बार था जब उसे देखा गया था। सीसीटीवी से ली गई तस्वीरें जनता के लिए जारी की गई, लेकिन उसके ठिकाने के बारे में कोई विश्वसनीय गवाह नई जानकारी नहीं दे पाया है। एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस मामले के मुख्य जासूस ने कहा कि पुलिस काइल के मामले को लेकर हैरान है, क्योंकि उन्हें कोई नया सुराग नहीं मिला है और न ही उन्हें ऐसा कोई सबूत मिला है जिससे पता चले कि उसके साथ क्या हुआ। यह कहा गया कि वह लूटपाट का शिकार हुआ और लुटेरे उसकी गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार है, पर यह साबित नहीं हुआ। काइल का मामला अभी भी खुला है, लेकिन सबूतों की कमी के कारण यह ठंडा पड़ गया है। कोई भी व्यक्ति जो काइल को खोजने में पुलिस की मदद कर सकता है, उसे शार्लोट मेक्लेनबर्ग पुलिस विभाग से 704 336 4978 पर संपर्क करना चाहिए। काइल का केस नंबर MP 2456 है। नंबर 12, 29 साल की पेगी मैकग्वायर के गायब होने का मामला ऐसा है जिसने उसके परिवार और जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया है, क्योंकि सीसीटीवी में एक संभावित संदिग्ध दिख रहा है, लेकिन उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई और पेगी अब भी लापता है। 2015 में पेगी यूवाल्डे ओक्लाहोमा में रहती थी, जहां उन्हें बाहर समय बिताना, मछली पकड़ना, कैंपिंग और बकरियों की देखभाल करना पसंद था। वह थॉमस मैकिन्टॉश के साथ प्रताड़नापूर्ण रिश्ते में पड़ गई। सुरक्षा आदेश के बावजूद जल्द ही गर्भवती हुई और दोनों साथ रहने लगे। वे दोनों नई शुरुआत के लिए इंडियाना गए, लेकिन मैकिन्टॉश का प्रताड़नापूर्ण व्यवहार और बिगड़ गया। जब उसने उसका गला दबाया तो उसने ओक्लाहोमा वापस जाने का फैसला किया, जहां वो अपनी मां के साथ रहने लगी। हालांकि मैकिन्टॉश ने उसे एक बार फिर लौटने के लिए मना लिया और वह उसके और उनके बेटे के साथ रहने के लिए ओक्लाहोमा वापस आ गया। नर्सिंग स्कूल से स्नातक के बाद उसे वेलिंगटन हिल्स नर्सिंग सेंटर में नौकरी मिली और उसने रिचर्ड से मिलना शुरू किया, जबकि वह मैकिन्टॉश से बचने की योजना बना रही थी। 16 नवंबर 2015 को उसने अपनी शिफ्ट पूरी की, जिसके बाद उसने अपने बेटे को स्कूल छोड़ दिया। अगले दिन तक वह लापता थी और उसका ट्रक उसके घर के पास एक बार की पार्किंग में मिला। सीसीटीवी में ट्रक को पार्किंग में लाते और छोड़ते दिखा, लेकिन फुटेज धुंधली होने से संदिग्ध की पहचान नहीं हुई। मैकिन्टॉश अभी भी एकमात्र संदिग्ध है, लेकिन उसकी दोषिता साबित नहीं हुई और पैगी का मामला अनसुलझा है। उसका पता लगाने में मदद करने वाली जानकारी देने पर $1.5 लाख का इनाम दिया जा रहा है और जिसके पास भी ऐसी कोई जानकारी हो वह मैकिन्टॉश काउंटी शेरिफ कार्यालय से 9186892526 पर या ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से 9184236672 पर संपर्क करें। नंबर 11, 18 वर्षीय थियो हायेस की आखिरी बार देखी गई गतिविधियों की कई सीसीटीवी फुटेज मिली है, जो 31 मई 2019 से लापता है, लेकिन इसके बावजूद उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। थियो, जो बेल्जियम से थे, 2018 में ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे थे और अपनी गुमशुदगी से ठीक पहले 31 मई अगले साल उन्हें न्यू साउथ वेल्स के चीकी मंकीज नाइट क्लब के अंदर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। 6 जून को जब उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पुलिस से संपर्क किया और थियो को लापता घोषित कर दिया गया। उनका सामान हॉस्टल के कमरे में मिला
और मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि उसका फोन आखिरी बार केप बायरन इलाके में सक्रिय था। उनकी टोपी बाद में टैलो बीच में मिली और उनके फोन के गूगल डेटा से पता चला कि बार में बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने गलत दिशा में मुड़ गए थे। उन्होंने कई बार फोन पर रास्ता देखा लेकिन और भटकते गए और बताई गई दिशा के उलट चलते रहे। आखिरकार वे घने जंगल में पहुंचे, दौड़ते हुए रास्ते से हटे और टोपी खो बैठे। उनका फोन रात 1:02 पर बंद हो गया था और उसके बाद से उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। तलाश में कोई नतीजा नहीं मिला है और जो भी उनके मामले को सुलझाने में मदद कर सके उसके लिए $5 लाख का इनाम रखा गया है। अगर आपके पास थियो के मामले में कोई और जानकारी है तो कृपया बायरन बे पुलिस विभाग से 0266859499 पर संपर्क करें। नंबर 10। 32 वर्षीय चैड गिब्सन 19 दिसंबर 2015 को अचानक गायब हो गए। शुरुआत में लगा था कि न्यूक्वे, कॉर्नवाल, इंग्लैंड के सेंट्रल पब की सीसीटीवी फुटेज से उसका पता लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके परिवार ने बताया कि वो सुबह करीब 10:30 बजे घर से निकले। जिस दिन वे लापता हुए, सीसीटीवी फुटेज में शाम 5:10 बजे उन्हें ईस्ट स्ट्रीट पर फ्रैंकी एंड बेनी रेस्टोरेंट के पास से ट्रिनिटी स्ट्रीट की ओर जाते देखा गया। इन तस्वीरों में उनकी आखिरी गतिविधियां दिखती हैं, इसके बाद से वे नहीं दिखे। पुलिस उन 2 लोगों से बात करना चाहती है जो शाम 5:10 बजे फुटेज में उनके साथ थे। हालांकि उन्हें संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है क्योंकि वे बाद में एक बार में लौट आए थे, इससे पहले कि चैड लगभग शाम 6 बजे अकेले निकल गए थे। बाद में पता चला कि बार छोड़ने से पहले चैड का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसकी फोटो भी ली थी। फुटेज में दिखे दोनों की पहचान हो गई और उन्हें संदिग्ध नहीं माना गया। कोई और सुराग या सबूत कभी नहीं मिलने के कारण डेवॉन और कॉर्नवाल पुलिस ने अनुरोध किया है कि चैड के मामले में किसी के पास कोई जानकारी हो तो वे आपातकालीन नंबर 101 पर कॉल करके अधिकारियों से संपर्क करें। नंबर 9। 18 मार्च 1990 को 2 लोग बोस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में घुसने में कामयाब हो गए और अब तक की सबसे महंगी संग्रहालय डकैती को अंजाम दिया। वे 12 शाहकार पेंटिंग्स लेकर भाग निकले, जिनमें से 3 रेम्ब्रांड द्वारा बनाई गई थी और 5 एडगर डिगास की कृतियां थीं। गायब कलाकृतियों की कीमत करीब $500 मिलियन थी और पुलिस ने संदिग्धों की पहचान करने या चोरी हुई पेंटिंग्स का पता लगाने में मदद करने वाले को $5 मिलियन इनाम देने की घोषणा की। इतने बड़े इनाम के बावजूद न तो किसी की गिरफ्तारी हुई न ही पेंटिंग मिली। अजीब बात यह है कि संग्रहालय की सीसीटीवी फुटेज जिसमें दोनों लुटेरे चोरी से एक दिन पहले संग्रहालय में आते हुए दिख रहे हैं, वह फुटेज जनता के लिए 2015 में जारी की गई थी, यानी घटना के 25 साल बाद। उम्मीद की जा रही है कि कोई व्यक्ति अपराधियों को पहचान लेगा और पुलिस से संपर्क करेगा ताकि आखिरकार उन्हें हिरासत में लिया जा सके। फुटेज में एक लाल हैचबैक कार दिखती है जिसे शायद भागने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिकारियों ने इसे पहचानने वालों से आगे आने की अपील की है। उस रात ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड के अनुसार दोनों व्यक्ति पुलिस अधिकारी के रूप में वेशधारी होकर आए थे और उन्होंने दावा किया कि वे संग्रहालय में गड़बड़ी की शिकायत पर आए हैं, इसलिए उसने उन्हें इमारत में जाने दिया, बिना जाने कि वे 24 घंटे में लाखों डॉलर की कलाकृतियां चुरा लेंगे। उन्होंने हथियार नहीं दिखाया और पुलिस को चोरी के बाद सूचना मिली, जिससे चोर आसानी से भाग गए। अभी तक किसी संदिग्ध का नाम नहीं आया है। यह अब भी इतिहास की सबसे बड़ी म्यूजियम चोरी है। नंबर 8। 2016 में अवोंडेल, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड की पुलिस ने इलाके में बैंक डकैती करने वाले कई संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज जारी की थी, लेकिन फुटेज बहुत साफ होने के बावजूद उनकी पहचान कभी नहीं हो पाई। इन दोनों डकैतियों को 4 महीने के अंतराल पर उसी बैंक में अंजाम दिया गया। पहली डकैती 11 दिसंबर को हुई थी। डकैत ने ग्रेट नॉर्थ रोड की वेस्ट फॉरेस्ट क्रेडिट यूनियन में डकैती की जब वहां कई लोग थे। उन्होंने पुलिस को आदमी का वर्णन किया, पर उसने कपड़ों से चेहरा छुपा रखा था जिससे पहचान नहीं हो पाई। हालांकि यह देखा गया कि उसके चेहरे पर प्लास्टर लगे हुए थे और उसका हाथ गले की पट्टी में लटका हुआ था। गवाहों ने बताया कि उसने पहचान छुपाने को काला चश्मा पहना और हथियार छुपाने को
पट्टी का इस्तेमाल किया, जिसे काउंटर के पास हटाया। जब उसने पर्याप्त पैसा इकट्ठा कर लिया तो वह पैदल भाग गया। 4 महीने बाद उसी बैंक में फिर डकैती हुई। 12 अप्रैल को एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर बंदाना पहन रखा था उसी तरीके से बैंक में आया और एक टेलर के पास बंदूक निकालकर पहुंचा। वो चश्मा भी पहने हुए था, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि वो वही आदमी था या कोई दूसरा डाकू। बिल्डिंग से भागने के बाद वो बैंक के पास ड्राइववे से दौड़ता दिखा और पकड़ा नहीं गया। दोनों डकैती 1 मिनट से कम समय में हुई। पुलिस का मानना है कि ये घटनाएं जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि डाकू एक ही था या नहीं। अगर आप फुटेज में दिख रहे लोगों को पहचानते हैं तो कृपया एवेंडल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को 921-38448 पर संपर्क करें। नंबर 7। इंटरनेट पर अफवाहों के कारण 31 वर्षीय केलिप परेडिक की गुमशुदगी के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी फैलाई गई है, जो 31 मई 2026 को एडमंटन, अल्बर्टा, कनाडा से गायब हो गए थे। कुछ स्रोतों ने गलत बताया कि वे मृत मिले, लेकिन एडमंटन पुलिस सेवा की दैनिक अपडेट्स के मुताबिक उनकी अभी भी तलाश जारी है। ये अब भी अज्ञात है कि ये बिना आधार वाली रिपोर्टें कहां से आईं, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि ये असत्य हैं। कालेब को आखिरी बार सीसीटीवी में शाम 6:45 बजे टैनगर क्लोज के आसपास चलते हुए देखा गया था। इसमें दिखाया गया है कि वह ऐसा करते समय फोन देख रहे हैं। पुलिस ने इलाके के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सुरक्षा फुटेज की जांच करें, यह देखने के लिए कि क्या उस दिन उसमें कालेब कैद हुआ था, और उम्मीद है कि इस आखिरी बार देखे जाने के बाद उसकी गतिविधियों से उसके ठिकाने का पता चल सकेगा। उसके परिवार ने कहा कि वह हमेशा संपर्क में रहता है, इसलिए उसका गायब होना असामान्य है। इससे चिंता है कि उस दिन उसके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन फिलहाल किसी आपराधिक कृत्य की आशंका नहीं है। वीडियो में कालेब ने एक गहरे रंग की हुड वाली जैकेट, खाकी रंग की पैंट, काली बेसबॉल स्टाइल की टोपी और काले जूते पहने हुए हैं। उनके बाल भूरे हैं और आंखें हेजल रंग की है और उनकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है। उन्हें दाहिनी बाह के निचले हिस्से पर घड़ी के टैटू और दाहिने ट्राइसेप्स पर ज्वाला के एक और टैटू से पहचाना जा सकता है। उनके गायब होने से पहले योजनाएं क्या थी यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए फुटेज के बाद वे किस दिशा में गए किसी को नहीं पता। जिस किसी के पास केलिप का कोई फुटेज है या उसके मामले से जुड़ी कोई और जानकारी है, उसे एडमंटन पुलिस सेवा से संपर्क करना चाहिए। नंबर है 780-423-4567। वे मोबाइल से भी 37 डायल कर सकते हैं। नंबर 6। सीसीटीवी फुटेज जारी की गई थी जब 47 वर्षीय जो वॉरन लापता हो गए थे, जो उस साल 25 जुलाई को घर नहीं लौटे और तब से उन्हें नहीं देखा गया है। उस समय वॉरन अपनी बहन रोजी के साथ हैकनी, ईस्ट लंदन, इंग्लैंड में रह रहे थे, जो तब से जनता से जानकारी के लिए कई बार अपील कर चुकी है। वे दोनों 10 साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे थे। रोजी ने बताया कि उनके भाई को आखिरी बार 25 जुलाई सुबह 9:30 बजे मार्शगेट ब्रिज और हैकनी मार्शेस के पास देखा गया था। बाद में जांचकर्ताओं द्वारा प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में जो वॉरन को मार्शगेट ब्रिज के परिसर की एक अलग इमारत से बाहर निकलते हुए देखा गया और कैमरे के पास से गुजरते समय वे पूरी तरह से शांत नजर आ रहे हैं। इसके बाद वे कहाँ गए ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है और इसी वजह से पुलिस उन्हें ढूंढने में सफल नहीं हो पाई। उन्होंने नहीं बताया कि वॉरन के मामले में उन्हें किसी आपराधिक कृत्य का शक है या नहीं, और उनका परिवार जवाब चाहता है। पूर्वी लंदन के कई इलाकों में तलाशी और निवासियों से पूछताछ की गई कि क्या किसी ने फुटेज के बाद जो को देखा था। अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उसका क्या हुआ ये अज्ञात है। उनके परिवार ने उनके मामले के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई इलाकों में पोस्टर लगाए हैं, लेकिन अब तक कोई भी अतिरिक्त जानकारी लेकर सामने नहीं आया है। एपिंग फॉरेस्ट में और खोजबीन हुई पर सफलता नहीं मिली। बहन कहती है उसके बाल छोटे, भूरे और ऊपर से झड़ रहे हैं। वह 6 फुट 3 इंच लंबा है और उसकी काया पतली है। वीडियो में वह एक छलावरण जैकेट, हरे पैंट और सफेद तलों वाले काले जूते पहने हुए है। अगर आपने जो को कहीं देखा है या जानते हैं कि वह कहां हो सकता है, तो कृपया
इमरजेंसी नंबर 101 पर कॉल करके जानकारी दें। मामला संख्या 23 MIS 025447 का हवाला दें। नंबर 5 9 मई 2026 सुबह करीब 6 बजे लंदन के स्टॉकवेल से ट्रेन में एक आदमी ने भयानक घटना झेली जिसका अब तक हल नहीं मिला। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास 2 आदमी आए जिनकी मंशा साफ तौर पर गलत थी। एक आदमी ने अचानक उस आदमी का बैग पकड़ लिया जो उसने अपने बगल वाली सीट पर रखा था, लेकिन उसने तुरंत उसे वापस खींच लिया क्योंकि उसमें उसकी निजी चीजें थीं। ये बात दोनों लुटेरों को नागवार गुजरी और उन्होंने उस पर कांच की बोतलों से हमला किया। झगड़ा लंदन विक्टोरिया स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और जैसे ही वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी, दोनों हमलावरों को भागना पड़ा। पीड़ित को पास के अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी चोटों का इलाज किया गया, जिनमें जबड़ा टूटना और सिर पर कट लगना शामिल था। सीसीटीवी ने दोनों लुटेरों को स्टेशन छोड़ते हुए रिकॉर्ड किया। उनकी तस्वीरें सार्वजनिक की गई हैं ताकि कोई उन्हें पहचान सके। एक ने हरे रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ है और दूसरा काले रंग की हुडी, काली जीन्स और काले जूते पहने हुए है। सीसीटीवी तस्वीरें एक अलग घटना के लिए भी जारी की गई है जो 8 मार्च 2026 को ऑक्सफोर्ड सर्कस अंडरग्राउंड स्टेशन पर हुई थी। उस दिन करीब दोपहर 3:15 बजे 2 लोगों ने एक आदमी का फोन छीनने की कोशिश की। जब वह ट्रेन से उतरा, 2 ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने घटना देखी और दोनों लोगों का सामना किया, लेकिन उन पर हमला हुआ और अपराधी भाग गए। उनके चेहरों को दिखाने वाली सीसीटीवी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई है। इन अपराधों में से किसी के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वह क्राइम स्टॉपर्स को 0800 555 111 पर कॉल करें। 0800 555 111। नंबर 4 9 जून 2026 को फ्रॉडशम में पुलिस, जो कि चेल्सी इंग्लैंड में स्थित है, 71 वर्षीय पीटर कॉनवे की गुमशुदगी के बारे में जानकारी के लिए जनता से अपील की। उनके परिवार को उनकी भलाई को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। पीटर ने फ्रॉडशम के एरेंडेल ड्राइव से सटन वीवर की ओर पैदल यात्रा की। जब वह उस शाम घर वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। ऐसा माना जाता है कि जब वह लापता हुए तब भी वह पैदल ही थे, लेकिन उनके गायब होने की परिस्थितियां अब भी एक रहस्य बनी हुई हैं। सीसीटीवी कैमरों द्वारा देखे जाने के बाद वो किस दिशा में गए इसका कोई सुराग नहीं मिला है। इसीलिए पुलिस ने उस दिन पीटर को देखने वाले किसी भी व्यक्ति से उनसे संपर्क करने को कहा है। अगर वे उस दिन बाद में किसी और इलाके में उसकी मौजूदगी की पुष्टि कर पाते हैं तो वे उस दिन उसकी गतिविधियों की समय रेखा तैयार कर सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि इससे पीटर को ढूंढा जा सकेगा और उसे उसके परिवार के पास वापस लाया जा सकेगा। उसके परिवार ने भी सीधे उससे संपर्क किया है और उससे अनुरोध किया है कि अगर वह ठीक है तो उनसे संपर्क करे और उन्हें बता दे कि वह सुरक्षित है। वीडियो में वह ग्रे टी शर्ट, काले पफर स्टाइल जैकेट, नीले जॉगिंग पैंट, वॉकिंग शूज पहने हुए है और उसकी पीठ पर एक बैकपैक भी है। जिस किसी ने भी पीटर को देखा है उनसे अनुरोध है कि वे केस रेफरेंस नंबर IML 234-6179 का हवाला देते हुए चेशायर पुलिस सेवा को 101 पर संपर्क करें। नंबर 3 24 वर्षीय एलिसिया अपोस्टोलोफ बोयरन के लापता होने के मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। वह जनवरी 2022 में डरहम, इंग्लैंड से गायब हुई थी और कभी नहीं मिली। उस समय वह ग्रेटर मैनचेस्टर के टेमसाइड में एस्टन अंडरलाइन में रह रही थी और उस साल 14 जनवरी को उन्हें सुनहरे रंग की वोक्सवैगन पसाट सैलून में एक आदमी लेने आया था। इसके बाद उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक ASDA सुपरमार्केट के अंदर उस आदमी के साथ देखा गया जिसे उस कार का ड्राइवर माना जा रहा था। फुटेज में वह हरे रंग की बास्केट लेकर स्टोर की शेल्फ पर चीजें देखती दिख रही है। उस आदमी का चेहरा टोपी और फेस मास्क से ढका था, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी क्योंकि चेहरा कभी साफ नहीं दिखा। उस जोड़े ने एलिसिया के बैंक कार्ड का इस्तेमाल अपनी खरीदारी का भुगतान करने के लिए किया और फिर उन्हें वहां से जाते हुए देखा गया। गवाह आगे आकर बताएंगे कि उसे उसी कार में देखा गया था जब वह ग्लॉसअप से डर्बीशायर के ले फ्रिथ में चैपल की ओर जा रही थी। परिवार से संपर्क न करने पर उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट हुई। जांच में पुलिस ने केस हत्या की जांच में बदल दिया। हालांकि
एलिसिया नहीं मिली थी। मार्च 2022 में एक व्यक्ति जिसका नाम डेविड एलेक्स टेलर था को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। उसे मार्च 2024 में फिर से हिरासत में लिया गया और वह अब भी मुकदमे का इंतजार कर रहा है। उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 2024 में फ्रैंकलिन जेल में बंद रहते हुए एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप भी है। जो भी व्यक्ति एलिशा के मामले में कोई और जानकारी रखता है, जैसे कि उस दिन की अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज, उसे पुलिस से 101 नंबर पर संपर्क करना चाहिए। प्राप्त होने वाले सभी सुरागों की जांच की जाएगी। नंबर 2, 41 वर्षीय सम हैस्लोप जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से हैं, मार्च 2021 में लापता हो गई जब वह सायरन सॉन्ग कैटामरैन पर थी, जहां वह और उनके बॉयफ्रेंड रायान बैंड शेफ के रूप में काम कर रहे थे। उनकी गुमशुदगी के समय कैटामरैन वर्जिन आइलैंड्स पहुंच चुकी थी और 7 मार्च को उन्हें सेंट जॉन द्वीप पर डिनर करते हुए देखा गया था। कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते उन्हें रात 10 बजे तक कैटामरैन लौटना था। रायान के मुताबिक वे पहले ही लौट आए थे। वो पुलिस को बताएगा कि सरम रात 10 बजे तक सो गई थी। जब उसने रात 2:30 बजे फिर देखा, वह वहां नहीं थी। उसने पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने उसे कोस्ट गार्ड से संपर्क करने को कहा, लेकिन उसने ये 11:45 बजे ही किया। इसका मतलब था कि सरम के गायब होने के बाद 9 घंटे बीत चुके थे, जिससे उसके परिवार को शक हुआ। अजीब बात थी कि पुलिस जहाज पर गई, फिर भी कैटामरैन की तलाशी नहीं हुई। 9 दिन बाद सेंट जॉन के एक व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि सरम के गायब होने वाली रात को उसने उस जगह से चीखने की आवाज सुनी थी जहां कैटामरैन खड़ी थी। इसके बाद FBI ने हस्तक्षेप किया और सीसीटीवी फुटेज जारी हुई, जिसमें वो जोड़ा रेस्तरां से निकलता दिखा। परिवार ने बताया कि फुटेज में वह अलग कपड़ों में था, जो गवाहों की रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। सरम के मामले में कभी भी किसी को संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि रायन इससे ज्यादा जानता है जितना वह बता रहा है। ये उसके गायब होने और कोस्ट गार्ड को सूचना देने में काफी अंतर के कारण है। रायन से पुलिस ने औपचारिक पूछताछ नहीं की और यह साफ नहीं है कि वो उसकी गुमशुदगी के जिम्मेदार हैं या नहीं। जो भी व्यक्ति सरम के मामले में और जानकारी दे सकता है, उससे अनुरोध है कि वह USVI के क्राइम स्टॉपर्स को 800-222 8477 पर कॉल करे। नंबर 1, एडमंटन पुलिस ने 24 वर्षीय नतानिस मोरास्ती की गुमशुदगी की जानकारी की टाइमलाइन जारी की है। नतानिस पीटर बैलेंटाइन क्री नेशन के सदस्य हैं, जो उत्तरी सस्केचेवान के प्रिंस एल्बर्ट में हैं। 9 मई 2025 को अपनी गुमशुदगी के समय वह एडमंटन में अपने दोस्तों से मिलने आई थी और वो वहां कई अन्य दोस्तों के साथ गई थी। नतानिस को उस साल 5 मई को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, जब वह लगभग 1:30 बजे रात को कॉन्टिनेंटल इन से बाहर निकली थी। वह अपनी कार एक हुंडई टक्सन में निकली थी, जिसे 8 मिनट बाद फिर से इनमें लौटते हुए देखा गया। वह फिर से 2:37 बजे रात को निकली और फिर 156वीं स्ट्रीट और 107वीं एवेन्यू पर 7-Eleven में देखी गई, जहां से वह 2:55 बजे रात को निकल गई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद वह एडमंटन, शेरवुड पार्क, बक लेक, नॉर्डाग्युए और लेक लुइस क्षेत्रों से होकर गईं और 6 मई को उनकी कार को ब्रिटिश कोलंबिया से गुजरते हुए देखा गया। अगले दिन उसे एक फेरी पर देखा गया जो ननाइमो जा रही थी और 10 मई को उसे वापस एडमंटन ले जाया गया। 12 मई को उसे लॉयडमिंस्टर में देखा गया। 3 दिन बाद वह सस्केचेवान के जेम्स स्मिथ क्री नेशन में छोड़ा और फिर से रंगा हुआ मिला। वाहन और उसके आसपास के इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन नातानिस का कोई सुराग नहीं मिला। तब से उसका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ है और पुलिस उसकी गुमशुदगी को संदिग्ध मानती है। जो भी व्यक्ति जानता है कि नातानिस कहाँ है या उसकी जांच में कोई और जानकारी जोड़ सकता है, उसे एडमंटन पुलिस सेवा से 7-804-2-3-4-5-6-7 पर संपर्क करना चाहिए।